Hello everyone, I am Atul sir from मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के NDA-CDS क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास GS की, जनरल स्टडी की, और उसमें जो चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सल्तनत पीरियड, तो देश में अलग अलग राजवंश हुए, सल्तनत पीरियड भी आया और उसकी कुछ अपनी खूबियाँ थीं, उनको मैं आपको लिखा रहा हूँ। और मेन फोकस उस जगह पर है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप NDA या CDS का पेपर उठाइए और उसमें GS के पार्ट को देखते हैं तो आप उसमें ये देखिए कि जो GS का हिस्सा है वहाँ कितना हिस्सा एंशिएंट से पूछा जा रहा है, और एंशिएंट में सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ से आ रहा है, कितना मिडोवल से पूछा जा रहा है, और मिडोवल में सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ से आ रहा है, सल्तनत पीरियड से आ रहा है, मुग़ल काल से आ रहा है, बहमनी साम्राज्य से आ रहा है, विजयनगर साम्राज्य से आ रहा है, मराठा साम्राज्य से आ रहा है। ये आप थोड़ा सा ब्लाइंडली पढ़ने से अच्छा आप थोड़ी मेहनत करें। तो जहाँ से ज़्यादा पार्ट पूछा जा रहा है वहाँ ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आप ये और देखिएगा कि ज़्यादातर उन्हीं जगहों से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करनी है। जैसे अगर आप जो है बिल्कुल डार्कनेस, अंधेरे में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ब्लाइंडली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है। आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उस एग्ज़ाम को पकड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखिए उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके प्रिपरेशन की फ्रीक्वेंसी, आपके मेंटल स्टेटस की फ्रीक्वेंसी एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नो इफ एंड बट। सिलेक्शन बहुत आसान होता है और एक सिलेक्शन कभी नहीं होता। जब सिलेक्शन होगा तो उस लेवल के जितने एग्ज़ाम होंगे वो सारे निकलेंगे। तो ये बहुत आसान है। बस बहुत कुछ पढ़ने से अच्छा ये है कि आप उन चीज़ों को पढ़ें, उन चीज़ों को जानें जहाँ से पेपर पूछ रहा है, जहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लास करा रहे हैं। मैं आपके पेपर्स देखता हूँ, बहुत साल पुराने हमारे पास पेपर्स हैं, उनको मैं देखता हूँ। तो जहाँ जहाँ से चीज़ें आ रही हैं मैं वहीं से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे, कल जहाँ पर छोड़ा था, खिलजी पर छोड़ा था, तो आज यहीं से बेसिकली शुरू करेंगे। खिलजी वंश, खिलजी, खिलजी, ये खिलजी या खलजी क्या थे इसको समझ लीजिए। बहुत जगह खिलजी लिखा मिलेगा और बहुत जगह लिखा मिलेगा खलजी वंश। तो एक्चुअली उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, खिलजी हो या ऑब्लिक खलजी हो, ये एक ही बात है, कोई दिक्कत की नहीं। तो एक जगह है सेंट्रल एशिया में, हेलमंद नदी घाटी। तो हेलमंद नदी घाटी के किनारे रहने वाली जनजाति को खलजी कहते थे या खिलजी कहते थे। तो वहीं से ये आए थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, खिलजी वंश नाम दिया गया। ठीक है, खिलजी में हमने आपको बताया था सबसे पहले जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी थे, फिर अलाउद्दीन खिलजी हुए। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि अलाउद्दीन, सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में सुन लीजिए। अब जलालुद्दीन खिलजी में क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूरे सल्तनत पीरियड का सबसे ज़्यादा उम्रदार या सबसे ज़्यादा बूढ़ा शासक अगर कोई था तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बूढ़ा शासक था जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश का क्या था, संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने 4 वर्ष 1290 से लेके और 6 वर्ष 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया। ठीक है, उसका राज्याभिषेक जो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी का, वह किलोखरी, एक जगह का नाम है किलोखरी, इसको समझिएगा। किलोखरी ये पूछा जा सकता है, किलोखरी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। किसका, जलालुद्दीन खिलजी का, जो खिलजी वंश का संस्थापक था और पूरे सल्तनत पीरियड का सबसे बूढ़ा शासक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी में किलोखरी में हुआ था। इसके बाद इसका जो भतीजा था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की शख्सियत
सल्तनत पीरियड में सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में से है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, उसने बहुत बड़ा इलाका विजिट किया और बराबर अपने राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहा, और जो लूटा हुआ धन था वो जलालुद्दीन खिलजी को भेजता था। उसी कड़ी में उसने कड़ा बुलाया था, कड़ा इलाहाबाद के आगे एक जगह पड़ती मिर्ज़ापुर के पास, वहाँ पर उसने बुलाया कि आप आइए और लूटा हुआ धन ले जाइए। लूटे हुए धन को खुम्स कहते थे। क्या बोलते थे? खुम्स, खुम्स बोलते थे। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्या बोलते थे? खुम्स बोला जाता था। इसका 1/3 हिस्सा राजा रखता था और 2/3 हिस्सा जो है सैनिकों के बीच में बांट दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस पैटर्न को चेंज कर दिया था, ध्यान रखिएगा, अभी बताएंगे क्या किया था, उसको भी कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है सी में है, अलाउद्दीन खिलजी ने तमाम तरह की चीज़ें लागू की, बाजार व्यवस्था लागू की, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी चीज़ों को और चलाया। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको अभी एक एक करके हम क्रम वाइज बताते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्के चलाए थे, तो उसने सिक्कों पर एक चीज़ लिखवाई थी, उसका नाम था सिकंदर ए सानी। क्या लिखवाया था? ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, सिकंदर से और सिकंदर ए सानी थे। सिकंदर, सिकंदर डैश ए डैश सानी, सिकंदर सानी। उसने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी लिखवाया। ये सिकंदर सानी उसने अपने लिए लिखवाया था, उसने अपने सिक्कों पर अपने लिए सिकंदर सानी लिखवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसने अपने चाचा की हत्या की और चाचा की हत्या करने के बाद जो है वो राजा बना। ठीक है, वो दिल्ली सल्तनत पर बैठा, उसने दिल्ली पर कब्जा किया। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा था उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो है कोई खास काम नहीं कर पाए जो उनके बारे में इतिहास याद करे, लेकिन उनके जो खिलजी वंश का क्रम है उसमें थे अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद सिहाबुद्दीन उमर, सिहाबुद्दीन उमर के बाद थे मुबारक शाह खिलजी, और अंतिम शासक था खुसरो शाह। यानी मुबारक शाह खिलजी के बाद अंतिम राजा बना खुसरो शाह। तो जो खिलजी वंश है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो सबसे बूढ़ा राजा जलालुद्दीन खिलजी, सबसे एम्बिशियस राजा अलाउद्दीन खिलजी, सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करने वाला राजा अलाउद्दीन खिलजी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं लागू करने वाला राजा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स को चेंज करने वाला राजा अलाउद्दीन खिलजी। और देन उसके बाद जो चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी के बाद आते हैं सिहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह खिलजी और जो है खुसरो शाह, ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और खिलजी वंश का जो अंत था वो 1320 में हो गया था। ठीक है, उसके बाद 1320 में तुगलक वंश की स्थापना होती है। किसकी स्थापना? तुगलक वंश की। तुगलक वंश के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, उसका तुगलक वंश का डायमेंशन क्या है। तो तुगलक वंश में जो राजा हुए हैं उसमें सबसे पहला राजा हुआ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का फाउंडर था, तुगलक वंश का फाउंडर। देन उसके बाद राजा बना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके बारे में बहुत कुछ मिलता है। खूनी शासक, अभागा शासक, पागल शासक, तमाम तरह की उसकी उपाधियां मिलती हैं। इसको किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। एक्चुअली ऐसा क्यों कहते हैं उसको थोड़ा सा समझिए, फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट में आऊँगा। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश में सेकंड नंबर का राजा था और बहुत जल्दी बना। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी की समय से बहुत सारा पैसा रुपया चला आ रहा था, टेजरियाँ फुल थी। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनते ही बहुत सारे कर, टैक्सेशन जो थी उस सिस्टम को चेंज किया और बहुत सारे टैक्स बंद कर दिए, टैक्स बहुत सारा वसूलना कम कर दिया। यानी टैक्सेशन जो है बहुत ज़्यादा कम कर दिया, जिससे राजा अगर टैक्स बहुत कम लेने लगेगा तो बहुत ज़्यादा जो है लोग खुश होने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अरविंद केजरीवाल, इस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शासक हैं, शासक मतलब मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ पर बिजली पानी फ्री है। तो आप देखिए वहाँ की पब्लिक कितनी खुश होती है और वहाँ की पब्लिक बार बार उनको जिताने की कोशिश कर रही है। और वो जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे गुजरात में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, तो वो वहाँ भी वही पैटर्न लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक पर्सनल फायदे से खुश होती है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि
जबकि अगर उसको आप गौर करेंगे, इस चीज को अगर आप गौर करेंगे तो आप इस चीज को देखिए कि इससे देश का फायदा नहीं होगा। इससे किसका फायदा नहीं होगा? देश का। देश का फायदा क्यों नहीं होगा, इस बात को समझिए। अरे अगर आज मान लीजिए मोदी सरकार को ले लेते हैं, मोदी सरकार बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है, बड़ा टैक्स वसूल कर रही है, समझिएगा। तो उस टैक्स से मान लीजिए पेट्रोल, और हम एक एग्जांपल देते हैं, पेट्रोल और डीजल पर अगर बहुत ज़्यादा टैक्स है, मान लीजिए हम महीने में 2-3 हज़ार रुपये पेट्रोल और डीजल पर एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। इससे हमारा या किसी का कोई पर्सनल नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो पैसा अगर देश हित में लग रहा है, सही जगह पे लग रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन व्यक्ति जो है हमारे देश में पर्सनल हित से खुश होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहला निशाना साधा, उसने टैक्सेशन को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो पब्लिक के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस आया उसके ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, टैक्स कम कर दिया तो इनकम कम हो गई, खर्चे तो कम होते नहीं, खर्चे तो बराबर बढ़ते ही रहते हैं। सबसे पहला उसने काम किया, उसको मंगोलों के आक्रमण का डर था कि मंगोल आएंगे और हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, ठीक है। हम पानी पी के आपको बताते हैं पूरी चीज। उसको मंगोलों के आक्रमण का डर था, तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, आपने सुना होगा नाम, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। अब इसके कई नाम मिलते हैं। दिल्ली सब जानते हैं, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, केंद्र बिंदु है हमारे देश का। दिल्ली से दौलताबाद, पहला नाम। दूसरा नाम दिल्ली से देवगिरी, एक और नाम मिलता है दिल्ली से तुगलकाबाद, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से देवगिरी कौन ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से तुगलकाबाद कौन ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बच्चे नहीं जुड़ पा रहे, जरा देख लें भाई क्या प्रॉब्लम है। कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राजधानी ले गया, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल इशू है, या हो सकता है यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ अभ्युदय वाले में। कुछ प्रॉब्लम थी, मैं एक बार देख लेता हूँ। जी हाँ, अब कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन जुड़ते हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो राजधानी कहाँ गई? दिल्ली से दौलताबाद या दिल्ली से देवगिरी या दिल्ली से तुगलकाबाद राजधानी जो है स्थानांतरित हुई है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लीज इसी में। तो मंगोलों की डर की वजह से ये राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया।
अब समझ लीजिए राजधानी दिल्ली से कहाँ चली गई, एमपी चली गई, तो उसमें बहुत सारा रुपया पैसा उसके ट्रांसफ़र होने में खर्च हुआ और दौलताबाद में राजधानी को इस्टेब्लिश करने में खर्च हुआ। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो व्यक्ति दिल्ली एक बार ढंग से रहने लगता है उसको कहीं और अच्छा नहीं लगता। ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि वहाँ का भौगोलिक सिस्टम ऐसा है, गर्मी भी जम के पड़ती है, बरसात भी खूब होती है, ठंड भी बहुत अच्छी पड़ती है। और दिल्ली का भारत के अंदर मैंने जो पैटर्न देखा वो ये है कि वहाँ का व्यक्ति जो है वो अमेरिकन स्टाइल में रहता है, यानी वो जितना कमाता है उतना खर्च करता है, बचाने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा पर पर्सन इनकम या सबसे ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी दिल्ली की है। वहाँ का आदमी जम के खर्च करता है, पर कैपिटा इनकम इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पर रहने का अपना एक अलग अंदाज है, अपना एक अलग मज़ा है। ठीक है, तो ये राजधानी तो ले गया, लेकिन इसको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था और जो राजधानी में सब लोग वहाँ पर गए उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो कुछ समय बाद इसने फिर क्या किया कि वापस राजधानी कहाँ लाया, दिल्ली से दौलताबाद से वापस ये राजधानी कहाँ लाया, दिल्ली लाया, जिसमें इसका बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और इसकी ट्रेजरियाँ जो है लगभग खाली होने लगी। एक बड़ी धन संपदा, बड़ा पैसा जो है इसका इसमें खर्च हुआ। अब इस पैसे की भरपाई के लिए ले गया, फिर वापस ले आया। इसकी भरपाई के लिए उसने सोचा कि मंगोल के आक्रमण की वजह से हम ले गए थे, अब मंगोलों पे हम आक्रमण करेंगे और इस नुकसान का बदला या भरपाई करेंगे। इसके लिए उसने बहुत सारे सैनिकों की भर्ती की, उनको ट्रेनिंग दी, उनको ट्रेंड किया और ट्रेंड करने के बाद क्या किया, उस पर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, उनकी ट्रेनिंग पर, उनकी भर्ती पर, उनके पेमेंट पर। और फिर इसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जाकर मंगोल के ऊपर आक्रमण करता या जिस प्लानिंग के तहत उसने ऐसा किया था उसको करता। इससे उसकी ट्रेजरी पर फिर एक बहुत बड़ा डेंट लगा और एक उसको ट्रेजरी पर एक बहुत बड़ा उसका क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब ये दूसरा बड़ा नुकसान हुआ। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए वो क्या करता, उसके पास पैसे तो थे नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, टैक्स पहले ही कम कर चुका था। तो उसने ऐसे में क्या किया, उसने सिंबॉलिक वैल्यू चलाई। कौन सी वैल्यू चलाई, सिंबॉलिक मुद्रा। जैसे इस समय जो हमारे देश में करेंसी चल रही है या पूरी दुनिया की हर देश की करेंसी जो है वो कौन सी वैल्यू है, सिंबॉलिक वैल्यू है। जैसे एक कागज का टुकड़ा है, कोई एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, हम अपना एक नोट निकालते हैं कोई भी, मेरे पास जो है, मान लीजिए हमारे पास ये 200 रुपीज़ हैं। गौर करिएगा, ये 200 रुपीज़ जो हैं ये एक कागज का टुकड़ा है जिसको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है इंडिया के अंदर, और इस कागज के टुकड़े पर लिखा है कि मैं धारक को 200 रुपीज़ अदा करने का वचन देता हूं। यानी कि इसका मतलब ये है कि आरबीआई द्वारा जारी किया गया ये कागज का टुकड़ा अगर हम किसी को देंगे तो वो व्यक्ति हमको 200 रुपीज़ की वैल्यू के बराबर वैल्यू क्या करेगा, हमको सामान देगा या कोई वैल्यू दे देगा। और इस तरह के जो कागज के टुकड़े व्यक्ति सामान देने के बाद इकट्ठे कर लेगा, ये कागज के टुकड़े जब आरबीआई के पास लेकर जाएगा तो वो इसकी रियल वैल्यू देने के लिए क्या है, कमिटेड है, बाध्य है। यानी ये है, ये जो वचन है ये चल रहा है, ये कमिटमेंट चल रहा है। तो ये सबसे पहले कौन लेकर आया, इस कमिटमेंट को सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक लेकर आया। उसने क्या किया, सिंबॉलिक वैल्यू चलाई। तो जो सिंबॉलिक वैल्यू चलाई उसने कागज की नहीं चलाई, उसने सिंबॉलिक वैल्यू कॉपर की चलाई। कॉपर और तांबे और पीतल के सिक्के चलाए, कॉपर के उसमें ज़्यादा थे, उसको चलाए। और वो इतने बनाने इतने आसान थे कि उसको कोई भी बना लेता था। जैसे एग्जाम्पल, गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती, आरबीआई क्यों नहीं चाहती कि जाली रुपया हमारे बीच में चले, यानी कि फेक करेंसी हमारे बीच में चले। वो इसलिए नहीं चाहती, इस बात को बहुत गंभीरता समझिएगा, कि उसने जितनी करेंसी जारी कर रखी है, अगर फेक करेंसी भी मार्केट में आ जाएगी 10%, 20%, 25%, तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि आरबीआई के द्वारा ना जारी की गई मुद्रा भी चल रही है और उससे भी लोग खरीद रहे हैं, समझना। अब इसके साथ यही प्रॉब्लम हुई, किसके साथ, सिक्के बनाना बहुत आसान था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो जारी किए थे उन सिक्कों को, हर आदमी घर में उस तरह के सिक्के बनाने लगा। अब आप मार्केट गए कोई सिक्के लेकर कि भैया हमको ये सामान चाहिए, उन्होंने कहा मेरे पास तो खुद ही इतने भरे पड़े हैं, और वो वैल्यू क्या हो गई, वो जो सिक्के चलाए थे उसने जो वैल्यू चलाई थी वो वैल्यू लेस हो गई। जब वो वैल्यू लेस हो गई तब सब कुछ कोलैप्स करने लगा, सिस्टम जब कोलैप्स करने लगा
तो मोहम्मद बिन तुगलक को मजबूरी में अपनी द्वारा छापी गई मुद्रा वापस लेनी पड़ी और उसकी रियल वैल्यू देनी पड़ी। तो जब उसने छापी गई मुद्रा के लिए वापस लेने की बात कही, तो मान लीजिए सर उसने इतनी छापी थी और इतनी उसके पास वापस आई, तो जो भी कुछ ट्रेजरी में पैसा था वो पूरा का पूरा खाली हो गया। और अगर माना जाए तो इस तरीके से मान सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जिसकी ट्रेजरियाँ इतनी भरी हुई थी, वो उस समय तक आते आते, इस समय तक आते आते क्या हो गया, खाली हो गया और दिवालिया होने के कगार पर आ गया। अब ऐसे में कोड़ में खाज का काम कौन करता है, उसको समझिए सर। ऐसे में अकाल एक शब्द होगा, आपने सुना होगा अकाल। अकाल पड़ा एक बहुत बड़ा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। जब अकाल पड़ा तो ऐसे में जो और राजा होते थे वो टैक्सेशन कम कर देते थे या माफ कर देते थे, बट मोहम्मद बिन तुगलक ये नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने ऐसे टाइम पर टैक्सेशन को कम करने की जगह इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही इंक्रीज किया तो बहुत सारे लोग भूखमरी से, भूख से, प्यास से मर गए और बहुत सारे लोग जब मारे गए, इसीलिए इसको कहते हैं खूनी शासक, अभागा शासक, पागल शासक। कि कब किस समय, या ये कह सकते हैं कि इसने दिमाग तो बहुत लगाया लेकिन इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया, या इसने उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं किया जिसकी वजह से इसका बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने कई काम किए। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, दौलताबाद से वापस लाया, देन उसके बाद फिर उसने बहुत सारे सैनिकों को ट्रेन किया कि वो अगर कोई भारी आक्रमण होगा तो उससे वो निपटेंगे और अब वो खुद दूसरी जगहों पर जाके आक्रमण करेंगे तो वहाँ से जो धन संपदा मिलेगी वो उसके लिए, ट्रेजरी के लिए बेनिफिशियल होगी, प्रॉफिट देगी उसको। देन उसके बाद उसने जब ये सब नहीं हो पाया तो उसने सिंबॉलिक वैल्यू भी चलाई और सिंबॉलिक वैल्यू चलाने के बाद वो सिंबॉलिक वैल्यू भी उस तरीके से नहीं चल पाई जिस तरीके से चलनी चाहिए थी। इन सब समस्याओं की वजह से वो शासक जिसका सबसे पहले लोग सबसे ज़्यादा पसंद करने लगे थे, वाहवाही करने लगे थे, बाद में उसके साथ क्या हो गई, दिक्कत हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक से काफ़ी चीज़ें, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो राजधानी ट्रांसफ़र के बारे में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक जो है क्या बना, शासक बना। फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनता है तो इस तरह का कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है इनके समय। देन उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय बनता है, अबू बकर बनता है, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह बनता है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह बनता है और नासिरुद्दीन महमूद बनता है। ये खिलजी वंश के शासक हैं जो थोड़े थोड़े समय के लिए बनते हैं और इस तरह का इतिहास में कोई बहुत बड़ा इनका नाम या नेम फेम नहीं है। एक आध अगर पॉइंट से कहीं से क्वेश्चन बनता है तो वो मैं क्रम में आपको लिखाता जाऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन के साथ उसको आप समझते जाइए। देन उसके बाद सैयद वंश आता है। यहाँ खिज्र खां, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, ये चार शासक होते हैं। ये चार शासक होते हैं। यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। देन इसी में जो है सैयद वंश में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें तैमूर लंग का जो आक्रमण होता है वो तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय होता है। तो उसके लौटने के बाद जो है उसका जो प्रतिनिधि होता है खिज्र खां, वो जो है सैयद वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। खिज्र खां जो है उसकी स्थापना करता है। और देन अंत में जो है लोदी वंश है। तो लोदी वंश में भी जो है सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा दिल्ली का शासन त्याग देने के बाद 1451 में बहलोल लोदी जो है वो लोदी वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना हो जाती है। और सिकंदरे गज एक मापने के लिए एक यंत्र होता है, उसको जो है क्या चलाता है, सिकंदरे गज। ठीक है, 1506 में आगरा शहर की स्थापना करता है और गुलरुख के नाम से जो है वो क्या लिखता है, अलाउद्दीन आलम साहब, वो जो है वो कविताएं लिखा करता है। ये चीज़ें हैं देखने को मिलती हैं। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हैं वो मैं एक एक करके आता हूँ। सबसे पहले सल्तनत कालीन की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली इमारत है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद महरौली। ये किसने बनवाई थी, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, इसको समझिए। कुव्वत
उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, इन दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक कराता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कराता है दोनों का निर्माण, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कराता है, ये इसका सूफी गुरु है। और कुतुब मीनार का जो निर्माण होता है ये एक्चुअली किस लिए कराया जाता है? कोई भी चीज़ अगर बनवाई जा रही है तो उसके पीछे लॉजिक होगा। तो ये तो एक मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, तो मस्जिद का तो आप सब जानते हैं क्यों होता है भाई, एक भगवान की आस्था का एक घर है जहाँ पर हम मंदिर में जाते हैं, लोग मस्जिद में जाते हैं, वो तो एक ही बात हो गई। लेकिन कुतुब मीनार का भी कुछ ऐसा ही मकसद है। कुतुब मीनार का निर्माण एक्चुअली जो है वो किसके लिए करते हैं? मुस्लिम्स में आपने देखा होगा कि अजान दी जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाह, तो जो अजान दी जाती है तो एक्चुअली कुतुब मीनार का निर्माण अजान देने के लिए कराता है, ठीक है। तो वहाँ से अजान दी जाती है, मेन फंक्शन ये है। खैर बहुत ऊंची मस्जिद है, इतने ऊपर जो चढ़ के जाता होगा सीधी चढ़ाई, तो वो कैसे अजान देता होगा? उसकी अजान रास्ते में निकल जाती होगी, लेकिन अजान देने के लिए ही ये कराया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे जो है तो एक भले काम के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए कराया जाता है, ठीक। देन उसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। अजमेर शरीफ आप जानते होंगे, वहाँ पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और अजमेर शरीफ भारत के अंदर मुस्लिम का सबसे पवित्र स्थान है, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स जो है चद्दर चढ़ाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। तो अजमेर शरीफ में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है। कहीं कहीं पे लिखे मिलेगा 2.5 दिन का झोपड़ा, कहीं पे मिलेगा 2.5 दिन का झोपड़ा, वो एक ही बात है, 2.5 या 2.5, ठीक है। देन सुल्तानगढ़ी दिल्ली, सुल्तानगढ़ी दिल्ली जामा मस्जिद, बदायूं और कुतुब मीनार, इन तीनों को बनवाता है इल्तुतमिश। इसको समझिएगा। अब आप कहेंगे सर कुतुब मीनार तो अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया आपने, नहीं, वो भी बनवाता है। सबसे पहले कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक ठीक, कुतुब मीनार पहली चीज। दूसरा जो मोनूमेंट्स है उस मोनूमेंट्स का नाम है सुल्तानगढ़ी दिल्ली, सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी दिल्ली, सुल्तानगढ़ी दिल्ली, ठीक, सुल्तानगढ़ी दिल्ली। और तीसरी जो चीज है वो उसका नाम है जामा मस्जिद बदायूं। जामा मस्जिद 3 जगह है, जामा मस्जिद बदायूं, जामा मस्जिद बदायूं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है बदायूं, ठीक है। इन तीनों का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कराता है इन तीनों का निर्माण, ठीक है। तो जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, जामा मस्जिद बदायूं में भी है, और जामा मस्जिद जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक जगह पड़ती है, आजमगढ़ के पास, वहाँ भी है, ठीक। अभी मुझे याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। तो जामा मस्जिद 3 जगह देखने को मिलती है। तो जामा मस्जिद जो बदायूं में स्थित है उसका निर्माण कौन कराता है? इल्तुतमिश कराता है। और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जो है दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, ध्यान रखिएगा। मैं वहाँ गया भी हूँ, मैंने उसको देखा भी है। नेक्स्ट है, इसके बाद है अलाई दरवाज़ा, ठीक है। अलाई दरवाज़ा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है, ठीक है। क्या चीज़? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा बिल्कुल कुतुब मीनार के बगल में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया, तो अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाजे का निर्माण कौन कराता है? अलाई दरवाजे का निर्माण कराता है अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी या खलजी, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अलाई दरवाजे का निर्माण कराता है, ये मॉन्यूमेंट्स। देन उसके बाद फिर देन है तुगलकाबाद, इसी को बोलते हैं 56 कोट दिल्ली। तुगलकाबाद या 56 कोट दिल्ली, एक एक करके समझते जाओ। तुगलकाबाद, 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 इसी का दूसरा नाम है 56 कोट, 56 कोट दिल्ली, 56 कोट दिल्ली। इसका निर्माण कौन कराता है? ये एक ही चीज है, तुगलकाबाद कह लो या 56 कोट दिल्ली कह लो। इसका निर्माण करा रहा है इसका निर्माण करा रहा सॉरी गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका निर्माण कराता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मॉन्यूमेंट्स अगर पूछा जाएगा 56 कोट किसने दिल्ली में बनवाया, तो वो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया, ठीक है। फिर है जहां पनाह नगर दिल्ली, जहां पनाह नगर दिल्ली और 12 खंबा दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया। आप पुराने पेपर पलट के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या? जहां पनाह नगर दिल्ली और 12 खंबा दिल्ली, मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक, 12 खंबा, 12 खंबा, 12 खंबा दिल्ली, ठीक है, 12 खंबा दिल्ली। और दूसरा नाम है इसी का जहां पनाह नगर दिल्ली, जहां पनाह नगर दिल्ली, ये दोनों ही चीजें दिल्ली में हैं। इनका निर्माण कौन कराता है? इसका निर्माण भी तुगलक कराता है। कौन कराता है? मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक जो है इसका निर्माण कराता है 12 खंबा दिल्ली का, जहां पनाह नगर दिल्ली का, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद एक चीज आप सब जानते होंगे, कोटला फिरोज शाह, खूब सुना होगा सबने, कोटला फिरोज शाह, ठीक है। जगह का नाम है कोटला, कोटला फिरोज शाह, फिरोज शाह, कोटला फिरोज शाह, स्टेडियम भी है यहां पर, ठीक है। तो कोटला फिरोज शाह में फिरोज शाह तुगलक, इसका निर्माण कौन कराता है? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये तुगलक काल में बनते, सॉरी ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं दिल्ली सल्तनत में बनते हैं और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि 4 मॉन्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे और 4 किसने बनवाए दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग कि किसको किसने बनवाया। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको 1 या 2 इन्फॉर्मेशन भी अगर पता है तो आंसर निकल आता है कि किससे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे प्लीज़, नेक्स्ट आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट, बच्चों को कुछ मैसेज भेज दें। जी, नेक्स्ट इज आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लीज। अगला पॉइंट जो है नेक्स्ट इज सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग और अधिकारी। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि किस विभाग की स्थापना किसने की, कौन सा विभाग कौन देखता था, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके करूँगा। सबसे पहला है वजीर, इसको आप एक एक करके नोट भी कर सकते हैं। वजीर वित्त विभाग का प्रमुख होता था। वजीर जो होता था, हम लोग शुरू करेंगे, वजीर ऐसे लिखेंगे, वजीर,
ये फिनेंस हेड होता था। फिनेंस हेड, फिनेंस हेड का मतलब हो गया वित्त विभाग का प्रमुख। वित्त विभाग का प्रमुख होता था। वित्त विभाग प्रमुख, वित्त विभाग का प्रमुख कौन होता था? वजीर। बड़ा पद होता था ये राजा के बाद। ठीक। सेकंड है आरज ए मुमालिक, ये सेना व्यवस्था देखता था। बलबन ने इसको स्थापित किया। क्या देखता था? इसका नाम है आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक, मुमालिक, आरिज ए मुमालिक जो है, इसका काम क्या होता था? ये सेना व्यवस्था देखता था। सेना व्यवस्था देखता था। और इसे बलबन जिसने लौह एवं रक्त की नीति चलाई थी, कल मैंने बताया था कि बलबन ने क्या चलाया था? लौह एवं रक्त की नीति चलाई थी कि जो व्यक्ति जो है राजा का विरोध करता था उसको मार दिया जाता था, उसकी बेटियों और उसकी पत्नी को राजा के हरम में भेज दिया जाता था और लड़कों को दूसरे निग्लेक्ट काम कराने के लिए भेज दिया जाता था। ठीक है। तो बलबन ने सेना व्यवस्था ये लागू किया था, ये पद बनाया था आरिज ए मुमालिक, ध्यान रखिएगा। और इसका काम था सेना की व्यवस्था करना। ठीक है, सेना की व्यवस्था करना। अगला पद है दीवान ए रियासत। खिलजी, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। तो इस पद को जो है, इसका काम था बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था। और ये खिलजी, माफ करिएगा, ये खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने ये पद स्थापित किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, बाजार व्यवस्था के लिए। ठीक है। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पद है दीवाने इंसा, शाही पत्र व्यवहार विभाग। दीवाने इंसा, दीवान डैश ए डैश इंसा, दीवाने इंसा, शाही पत्र विभाग, शाही पत्र विभाग, शाही पत्र विभाग। ठीक है भाई, इस समय भी यही तो है। कल एक नया मंत्रालय बना है, कल एक नए मंत्रालय की स्थापना हुई है कि भाई वो जो नया मंत्रालय बनाया गया है वो सबसे पहले अमित शाह जी को दिया गया है, यानी गृह मंत्री जी को दिया गया। तो कल मंत्रालय बना, आपको पता होगा, तो बहुत सारे 43 मंत्रियों को पद दिया गया। उत्तर प्रदेश से 7 राज्य मंत्री बनाए गए। ठीक है। और टीवी में चल रहा था कि भाई बहुत सारे राज्य मंत्री बनाए गए, सबसे ज़्यादा वेटेज उत्तर प्रदेश को मिला। तो इस बात को ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश से 7 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर एक भी नहीं है। हमको तो लगता है सबसे ज़्यादा पद बिहार को दिया गया वेटेज, क्योंकि बिहार से 3 कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है। किसको कहाँ से कौन सा पद दिया गया? यूपी से एक महिला सांसद हैं, मिर्ज़ापुर से, आपको पता होगा, अनुप्रिया पटेल जी, उनको मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो बड़े बड़े लोगों को मंत्री बनाया गया और बड़े बड़े लोगों से मंत्री पद छिन गए हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अक्षय पांडे जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लीज़, अगर सुन पा रहे हैं तो। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला पद था। नेक्स्ट पद है दीवाने इंसा के बाद जो है शाही पत्र व्यवहार विभाग, शाही पत्र विभाग। ठीक है। देन है, उसके बाद है सद्र उद सुदूर। ठीक है, ये पद है सद्र उस सुदूर। ठीक है, सद्र उद सुदूर जो पद है, ये पद जो है, इसका काम था धार्मिक अनुदान कार्य संबंधी विभाग। धार्मिक अनुदान दान
विभाग, धार्मिक अनुदान विभाग। तो सद्र और सुदूर जो है वो धार्मिक अनुदान विभाग हुआ करता था, यह भी सल्तनत काल में था। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो पद है वो है मुस्तौफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, मुस्तौफी। ठीक, जब आप अपने पुराने पेपर्स को पढ़ते हैं और जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं वो चीज़ सामने आती है तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करती है। ठीक है, तो इस पद का जो नाम है मुस्तौफी, ये है महालेखा परीक्षक। ये उस समय होता था, मुस्तौफी, मुस्तौफी ये है महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक, ध्यान रखिएगा, महालेखा परीक्षक। इसको इस समय बोलते हैं CAG, CAG, कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, CAG महालेखा परीक्षक है ये। इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसका काम इस समय जो है वो क्या है, महालेखा परीक्षक CAG देश में जनता के धन का रक्षक होता है, देश में जनता के धन का रक्षक होता है। वो इस बात का ऑडिट करता है कि पैसा जिस चीज के लिए लिया गया है क्या वास्तव में उसी मद में खर्च हुआ है, यानी उसी चीज पे खर्च हुआ है या नहीं। ऐसा तो नहीं आप बता के कुछ ले रहे हो, खर्च कुछ कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं और बैंकें आपका पैसा मान लो शेयर मार्केट में लगा दें और शेयर मार्केट बहुत कस के गिर जाए और फिर इतनी जल्दी से रिकवर ना हो, तो फिर रिवाइवल अगर नहीं होता है तो ऐसे में क्या होगा, क्या आपका पैसा तो वो अगर आपको जरूरत है तो फिर वो तो बेकार हो जाएगा। यानी कैसे देगी वो, क्या बोलते हैं, बैंक आपको, बैंक दिवालिया हो जाएगी अगर सब लोग मांगने चले जाएंगे। तो क्या बैंक का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाने के लिए लिया गया तो क्या उसी में लगाया जा रहा है, कहीं सट्टेबाजी तो नहीं की जा रही है। और अगर कोई कंपनी, मान लीजिए कोई एक कंपनी ले लेते हैं, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी ले लेते हैं, वो पैसा कह के लेती कि हम आपका पैसा जो है इक्विटी में लगाएंगे, तो वो इक्विटी में लगा सकती है। यानी गवर्नमेंट मतलब जो कैग है, CAG है, वो देश की जनता के जो देश की जनता है उसके धन का क्या होता है, रक्षक होता है। तो ये पद उस समय भी था। मुस्तौफी जो होता था वो क्या था, वो मुस्तौफी पद जो था वो महालेखा परीक्षक होता था। तो उस समय की चीज़ों को देखता होगा, उस समय की चीज़ों को वो करता होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक और पद है दीवान-ए मुस्तखराज, मुस्तखराज, दीवान-ए मुस्तखराज। इसको देखिए एक एक करके, दीवान-ए मुस्तखराज, दीवान-ए मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज। अब जो ये पद है इसका काम क्या होता था, दीवाने मुस्तखराज का काम था बकाया करों के लिए अलाउद्दीन द्वारा स्थापित, यानी ऐसे कर जो लोगों ने नहीं जमा किए उनको वसूलने के लिए, NPAs को वसूलने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बकाया करों की वसूली, बकाया करों की वसूली के लिए, बकाया करों की वसूली के लिए। देखिए अब यहां पर गौर फरमाइएगा, ये है अगर मान लीजिए हमने 1 करोड़ रुपए कमाया, तो मोटा मोटा जो है 1 करोड़ रुपए पर, बहुत मोटी मोटी बात करते हैं, तो लगभग हमारा 27 लाख रुपए टैक्स बनता है। अब हमें 27 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना चाहिए जब मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं, लेकिन किसी कारण बस हम टैक्स नहीं जमा कर पाए, हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, कोई दूसरी चीज बढ़ा दी, तो उस टैक्स की जो बकाया हो गया उसकी वसूली के लिए जो है क्या था, बकाया करों की वसूली होती थी। वो अधिकारी क्या कहलाता, दीवाने मुस्तखराज कहलाया करता था। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, दीवाने मुस्तखराज कहलाता था। अब इस समय जो प्रॉब्लम है वो बकाया करों की वसूली की तो प्रॉब्लम है ही, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारा पैसा किसका, बैंकों का लेकर बहुत सारे लोग भाग गए, जैसे नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए और बहुत सारे लोग जो भाग गए। तो वो जो पैसा लेकर भाग गए वो बैंकों में क्या हो गया, NPA हो गया,
नॉन प्रोटेक्टिव एसेट्स हो गई, एनपीए बन गया, और वो किसका पैसा लेकर भागे? इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लेकर भाग गए। तो हमारे देश में भी कोई इस तरह का डिपार्टमेंट बनना चाहिए, जो डिपार्टमेंट का सिर्फ ये काम हो कि जो लोग हमारे यहाँ से लोन लेते हैं, इतना जो है सरकार का पैसा लेते हैं और बाद में सरकार का पैसा हजम कर लेते हैं, बैंकों का पैसा, और नहीं चुकाते हैं, उनसे जो है पैसा वसूल करे। तो इस तरह की व्यवस्था जो है सल्तनत पीरियड में की गई थी। दीवाने मुस्तक राज थे जो बकाया करों की वसूली किया करते थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला पद जो है इसी के बाद है वो है दीवान ए अमीर कोही। ठीक है, अगला पद है दीवान ए अमीर कोही। अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही। तो जो दीवाने अमीर कोही होता था ये कृषि से संबंधित होता था। किससे होता था? कृषि से संबंधित। तो ये क्या होता था उसको समझ लीजिए। दीवाने अमीर कोही ये कृषि विभाग से संबंधित मुख्य अधिकारी था, कृषि अधिकारी था, एग्रीकल्चर ऑफिसर, कृषि अधिकारी, एग्रीकल्चर ऑफिसर, अधिकारी, कृषि अधिकारी होता था, एग्रीकल्चर ऑफिसर होता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। ये विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। मोहम्मद तुगलक कृषि विभाग का अधिकारी था और मोहम्मद तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका काम था कृषि से संबंधित सभी मामलों को देखना। ठीक है, इस समय भी है। इस समय देखिए मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना लागू की है जिसका नाम है किसान से संबंधित है। जो किसान का फसलें नष्ट हो जाती थी, किसान बीमा योजना। तो किसान बीमा योजना अगर किसान कराता है और उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो पैसा कौन देगा? बीमा कंपनियां देंगी। ये बहुत अच्छी योजना है जो सरकार द्वारा जारी की गई। अच्छी चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, अगला है तारीफ कुछ चीज़ों की और भी होनी चाहिए। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं तो कहा जा रहा भाई क्यों बढ़ रहे हैं? तो अगर आप कुछ पैसा ज़्यादा दे देते हैं और जो देश इसमें हित में काम आता है उसमें कोई बुराई नहीं है। वो पैसा सही जगह बस लगना चाहिए, वो पैसा चोरी नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट है मजमुआदार। अगला पद है मजमुआदार। मजमुआदार बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मजमुआदार, तो मजमुआदार जो था ये क्या करता था? ठीक है, मजमुआदार जो था ये आय व्यय का ठीक करना, आय व्यय को ठीक करना, आय और व्यय आय व्यय को ठीक करना। तो सर आय व्यय को ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है बहुत ज़्यादा? इसको चीज़ को समझिए। हमारी जितनी इनकम हो हमारा एक्सपेंडिचर भी उतना होना चाहिए या उसी रेशियो में होना चाहिए। अगर मान लीजिए इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिसिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। अब इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इंडिया में इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो इंडिया में इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिजिकल डेफिसिट। यानी हमारे देश में जितनी इनकम है वो इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। मतलब समझने की कोशिश करिएगा, इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिस्सा। क्या है ये हिस्सा? जरा बेटा गौर करिए इस पार्ट को कि भाई हमारे देश में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कमाते हैं। जैसे इनकम टैक्स कमाता है, सेंट्रल एक्साइज कमाता है, जीएसटी कमाता है। जीएसटी दो भागों में, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो एस जीएसटी स्टेट का है और सी सेंट्रल का है, तो वो कमाता है। ठीक है, बहुत सारे और ऐसे डिपार्टमेंट हैं, रेलवे है वो कमाता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट कमाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है कमाता है। ठीक, नागरिक उड्डयन है, मंत्रालय है कमाता है। और बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, वहाँ पर पैसा खर्च होता है, यानी वहाँ व्यय होता है। यानी सबसे बड़े पैसा खर्च करने वाले डिपार्टमेंट कौन से हैं? शिक्षा, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा। दूसरे नंबर पे कौन सा है? स्वास्थ्य, यानी हेल्थ। अब देखिए कल हेल्थ मिनिस्टर चेंज हो गए। ठीक है, अब हर्षवर्धन जी नहीं रहे। ठीक, तो वो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जिनमें पैसा सिर्फ खर्च होता है।
शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा खर्च होता है। आप पूरे कानपुर के अंदर जितने क्लास 1 अफसर हैं उनको गिन लीजिए, उससे 4 गुने ज़्यादा सिर्फ हैलेट में डॉक्टर होंगे, उससे 4 गुने ज़्यादा हैलेट में होंगे, उससे 7 गुने ज़्यादा जो है उर्सला में होंगे और जितने और सरकारी हॉस्पिटल उनमें होंगे, और सारे वो भी क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं। तो सोच के देखिए गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है। अब पैसा खर्च ज़्यादा हो रहा है, कमाई कम आ रही है, तो जो लॉसेज आ रहे हैं वो कहलाएंगे फिजिकल डेफिसिट। तो आय व्यय में अगर हिसाब नहीं रखा जाएगा तो डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा, और उस डेफिसिट की भरपाई कैसे होगी? उस डेफिसिट की भरपाई देखिए, अब बहुत सारे लोग इस तरह की ऊट पटांग बातें करते हैं कि मोदी सरकार बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां बेच रही है, बीपीसीएल बिक रही है, एचपीसीएल बिक रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है गेल, सेल, भेल, जितने भी आपके महारत्न और नवरत्न हैं ये सारे बिकते चले जा रहे हैं। तो क्या मोदी जी जो है ये सारी कंपनियां बेच के इनका पैसा खा रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं? नहीं, ये पैसा जो बिक रहा है ये पैसा इसी देश के डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा, या फिर जो अभी तक का इतना डेफिसिट होता रहा है उस डेफिसिट को क्या किया जाएगा? बैलेंस किया जाएगा। मेरी बात को समझना, घर नहीं ले जा रहे हैं अपने। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उस समय भी मजमुआदार जो पद होता था वो आय व्यय को ठीक करने का काम करता था, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे जुड़ गए हैं कृपया करके अपना कैमरा ऑन कर लिया करो, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको भी कि कुछ बच्चे जुड़े हैं, कैमरा ऑन कर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन दिखता है, उनका जो चेहरा है वो बता देता है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैमरा ऑन करके बैठा करो प्लीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अगला पद जो है वो क्या है? दीवान ए वकूफ। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बड़ा कंफ्यूजिंग है, लोग भूल जाते हैं, नाम इस तरह के होते हैं, दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ, इस पद का नाम है दीवान ए वकूफ। और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, 4 पद दे दिए जाएंगे और 4 चीजें इधर दे दी जाएंगी कि किस किस के लिए स्थापना हुई थी या किसने किसने की थी। तो दीवान ए वकूफ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये विजारत थी, ठीक है, ये विजारत की शाखा थी। विजारत क्या मैं अभी बताऊंगा, विजारत, विजारत, ठीक है, ये विजारत विभाग था। दीवाने वकूफ विजारत विभाग था, विजारत ऐसे लिखेंगे, जा के नीचे बिंदी लगेगी, विजारत विभाग था। इसका भी काम था आय व्यय, यानी आय और व्यय का हिसाब रखना, इसका भी यही काम था, लेकिन इसका काम कुछ दूसरे संदर्भ में था, ठीक है। आय व्यय का हिसाब जो है टैक्सेशन का नहीं था, यह ओवरऑल था, ठीक। तो दीवाने विजारत, ठीक है। आगे है, नेक्स्ट है, अगला पद है काजी उल कुजात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आया, इस बात को ध्यान रखिएगा। काजी उल कुजात, मैं फिर से साफ कर देता हूं, अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लिख रहे हैं तो आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। काजी उल कुजात, काजी उल कुजात, एक्चुअली ये जो होता था काजी उल कुजात, ये न्यायाधीश होता था। क्या होता था? न्यायाधीश, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो काजी उल कुजात होता था। इसको याद करने का भी तरीका बताएंगे, हैं। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक, ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश होता था काजी उल कुजात। तो जो काजी उल कुजात था, इसको याद करने का तरीका, यहां पे देखिए काजी एक शब्द यूज हो रहा है, काजी। तो जो काजी है, जहां भी काजी लग जाएगा, काजी कोतवाल, तो इसका मतलब है काजी लोग जो होते थे ये मुस्लिम संप्रदाय में डिसीजन मेकर होते थे। यानी अगर कोई भी 2 बच्चों का मामला है तो उस मामले का रफा दफा करने वाले, निपटाने वाले, और इनकी बात को कोई काटता नहीं था। जैसे आप देखिए मुस्लिम धर्म में, कोई कुछ बच्चा भेज रहा है क्या? मुस्लिम धर्म में शादी होती है तो शादी काजी कराता है। तो इस बात को समझना, एक्चुअली मुस्लिम धर्म में जो शादी हो रही है वो एक एग्रीमेंट है। आप अगर उसको गौर करें, जो बच्चे हमारे मुस्लिम हैं उस चीज को समझें। कैसे
लड़की पक्ष और लड़का पक्ष, उनसे पूछा जाता है कि इतने इतने रुपए, पैसे, चीज, जेवर, दुनियादारी, क्या आपको इस सब के हिसाब से मेहर पड़ी जाती है, आपको ये विवाह कबूल है? और लड़के से कहा जाता है इतना आपको देना पड़ेगा इस लड़की को, क्या ये विवाह कबूल है? तो अगर वो कहते हैं हाँ भाई कबूल है, तो ये एक एग्रीमेंट होता है, और ये एग्रीमेंट किसके सामने हो रहा है? काजी के सामने हो रहा है। तो ये मुख्य न्यायाधीश होता था, काजी, जिसके सामने कोई चीज होती थी, फिर आप पलट नहीं सकते थे, और पलटते हैं तो वो मेहर जो देनी होती थी उनको दी जाती थी। जो आप बोलते थे कि हम ये देंगे, तो वो आपको देना पड़ता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है, ये पद था काजी, मुख्य न्यायाधीश होता था काजी उल कुजात। अगला पद है बरीद ए मुबालिक। बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, ये एक पद है बरीद ए मुमालिक। तो जो बरीद ए मुमालिक का पद है ये सूचना एवं गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। सूचना, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, आईटी, ठीक, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस समय है ना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का क्या होता था? सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी तक कोई और थे, अब कोई कल नए बने होंगे। ध्यान रखिए बच्चों, आप लोगों का चूंकि एग्जाम लगा हुआ है, तो जितने भी इस समय नए मंत्री बने हैं, किनके पास कौन से मंत्रालय आए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। मैंने आज जो है एनडीए सीडीएस वाले ग्रुप में एक क्या बोलते हैं, मंत्रालय की पूरी सूची और किसको कौन सा मंत्री बनाया गया है वो आपको जो है भेजा है, ठीक है। तो उसको आप लोग जो है जरा खोल के कायदे से पढ़ लेना कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लें, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्लीज। तो ये सूचना एवं गुप्तचर विभाग भी साथ में इनके पास होता था, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के। आईटी के साथ जो है गुप्तचर भी विभाग होता था, ठीक। और एंशिएंट पीरियड में गुप्तचर को स्पर्श बोलते थे। क्या बोलते थे? यहां लिखे दे रहे, स्पर्श। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, गुप्तचरों को क्या कहते थे? स्पर्श कहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है वकील ए दर। वकील ए दर, नेक्स्ट है वकील, वकील ए दर। वकील ए दर किसे कहते थे? तो वकील ए दर का जो अधिकारी था, इसका क्या काम था, इसको समझने की कोशिश करिएगा। राजमहल व सुल्तान के व्यक्तिगत सेवकों का प्रबंध करता था। राजमहल और सुल्तान के व्यक्तिगत, फिर से सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझिए लाइन को। इसको ये कह रहा कि राजमहल और सुल्तान के व्यक्तिगत सेवकों का प्रबंध करता था। भाई कौन लोग रह रहे हैं? या तो राजमहल में रानियां और पटरानियां रह रही हैं, ठीक है, और दूसरे राजा रह रहे हैं, दूसरा राजा के बच्चे रह रहे हैं। तो उनके लिए जो सेवक चाहिए होते थे उनका प्रबंध किया करते थे। कनीजें चाहिए होती थी, सेवक चाहिए होते थे, उन सब का प्रबंध जो है वकील दर किया करता था। तो ये काम था, सेवकों का प्रबंध करता था। सेवक, सेवकों का प्रबंध करता था ये, और राजा का बहुत क्लोज होता था। सेवकों का प्रबंध करता था, राजा का क्लोज होता था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लीज। नेक्स्ट है अगला है बारबक, ठीक है, अधिकारी का नाम है बारबक। फिर मैं साफ कर रहा हूं इसको, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, डोंट वरी। बारबक, ठीक है, बारबक, ये बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन आते हैं। एंशिएंट पीरियड, मिडियोवल में सल्तनत पीरियड से अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चूंकि ये कंफ्यूजिंग हिस्सा है, हम आपको इस तरह डिटेल में इसलिए समझा के बता रहे हैं। यहाँ पे लोग ये भूल जाते हैं कि कौन किसका विभाग था, किसने क्या किया था, ठीक है। तो जो बारबक पद है उसका क्या काम था? राज दरबार का प्रबंध, अमीरों के पद के आधार पर स्थान। देखिए इसका काम क्या है, इसको अभी आप एक सेकंड में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बेटा। कल जो है राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह था। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने
वो शपथ ग्रहण समारोह देखा हो। हमने उसको बहुत कायदे से यहाँ से जाने के बाद मैंने प्रॉपर वे में उसको देखा। तो उसमें एक प्रोटोकॉल होता है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री बैठेगा, फिर कोई और बैठेगा। तो वहाँ पे जो कल बैठने का आम लोगों का प्रोटोकॉल था वो क्या था, जरा गौर करिए। सबसे पहले जो है वेंकैया नायडू जी यानी उपराष्ट्रपति साहब बैठे थे। राष्ट्रपति जी तो सामने बैठते हैं, पद दिलाते हैं, गोपनीय पद और गोपनीयता की शपथ। देन उसके बाद जो है प्रधानमंत्री बैठे थे, उसके पीछे स्मृति ईरानी और दूसरे मंत्री बैठे थे, बगल में अमित शाह जी बैठे थे। यानी वो मंत्री जो पहले से मंत्री हैं वो एक तरफ बैठे थे, फिर दूसरी तरफ वो सारे मंत्री बैठे थे जिनका शपथ ग्रहण होना था, वो बैठे हुए थे। तो उनका उनके पद के और क्रम के हिसाब से क्या था, प्रोटोकॉल था, अपने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठते थे। तो बारबक जो होता था, इसका क्या काम होता था, इसको समझिए। बारबक का काम था राज दरबार में का प्रबंध करना, और जो अमीर राज दरबार में आते थे, फिर समझिए अमीर का मतलब ही होगा वो नहीं जो पैसे वाले हैं, अमीर का मतलब है सल्तनत पीरियड में जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते थे उनको अमीर कहते थे। तो जो अमीर और उलेमा वर्ग था जो दरबार में आता था, उनको उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठाना, उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बैठाया जाता था, वो काम किसका होता था, बारबक का होता था। तो इसको कह सकते हैं दरबार का प्रोटोकॉल, दरबार का प्रोटोकॉल मेंटेन करना, प्रोटोकॉल बनाना, दरबार का प्रोटोकॉल बनाना। ठीक है, जब आप किसी बड़े पद पे जाओगे तो वहां प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। लाइक आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, कल को आप एनडीए निकाल लेते हैं और कमीशन्ड ऑफिसर बन जाते हैं, सीडीएस निकाल लेते हैं, कमीशन्ड अफसर बन जाते हैं, तो वहां पर आपको अपनी डिग्निटी का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपको अपने जो भी सीनियर्स होंगे उनके सामने किस तरीके से पेश आना है, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो गलतियां आप यहां करते हैं वो गलतियां वहां नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा जो एनडीए सीडीएस निकालने के बाद जो उनकी ट्रेनिंग होती है आईएमए में, वो इतनी आसान नहीं होती। तो आसान क्यों नहीं होती, उसमें व्यक्ति को परफेक्ट बनाते हैं। लाइक आप बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ लिख के आप आईएएस बन सकते हैं, एनडीए ऑफिसर नहीं बन सकते, सीडीएस ऑफिसर नहीं बन सकते। आप समझिएगा, यहां पर जो एनडीए सीडीएस क्वालिफाई करता है वो इस देश के सबसे परफेक्ट बच्चे होते हैं। आपको शायद ना पता हो, हम आपको बता दें, इंटरनेशनल मार्केट में यानी पूरे विश्व में इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा मांग किसकी है, ये सुन लीजिए आप लोग। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा मांग एनडीए और सीडीएस के रिटायर्ड ऑफिसर्स की है। जो एनडीए और सीडीएस के ऑफिसर्स रिटायर हो जाते हैं तो जितना पैकेज उनको यहां मिल रहा होता, मान लीजिए आप कर्नल हैं इस समय और कर्नल के पद से आप रिटायर होते हैं और आपको मान लीजिए 2 लाख सवा 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, तो रिटायरमेंट के बाद जब आपको जॉब मिलेगी तो आपको 5 लाख 6 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी, उससे डबल ट्रिपल सैलरी मिल जाएगी। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इनसे ज्यादा स्मार्ट ऑफिसर कोई नहीं होता, इनसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं होता। इसीलिए सेना में जो नीचे के लोग होते हैं, जो रंगरूट होते हैं, सिपाही होते हैं, उनको समझाया जाता है कि आपका ऑफिसर जो आपको आदेश दे आप वो करिए। वो कहे कि इस पुल से कूद जाओ तो आप कूद जाओ, आपका अधिकारी आपको बचा लेगा। वो अगर कह रहा है तो बिल्कुल सही कह रहा है, वहां पर ऑर्डर इज ऑर्डर चलता है। तो उसके पीछे कारण है, इसको समझिएगा, ये मैं बात जो आपको समझा रहा हूं। तो एनडीए या सीडीएस में वही निकलेगा जो यहां से इंटेलिजेंट होगा और जो यहां से स्मार्ट होगा, यानी उसको दिमाग से भी स्मार्ट होना पड़ेगा, उसको हर तरीके से स्मार्ट होना पड़ेगा, तब वो निकालेगा। तो बहुत सारी सोच डेवलप करिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलते। आपने देखा होगा हॉर्स के दोनों तरफ ऐसे बांध दिया जाता है, वो सीधे सामने देखता है, तो ऐसे लोग चलते हैं, वो नहीं निकलते। जब जो पूरा मतलब फ्रैंक होते हैं, पूरा दुनिया देखते हैं, वो निकलते हैं। तो यहाँ के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, हर तरीके से स्मार्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप वो बनने जा रहे हैं, तो हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे, बारबक था दरबार का प्रोटोकॉल बनाना। तो प्रोटोकॉल शब्द से मैंने आपको ये समझाया, जब आप सेना में जाएंगे तो आपको बहुत सारा प्रोटोकॉल देखना पड़ेगा और बहुत प्रोटोकॉल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। कौन आ रहा है और पहले कौन निकलेगा, बाद में कौन निकलेगा, ये सब चीजें हैं प्रोटोकॉल में। देश में नंबर 1 पे कौन है, राष्ट्रपति, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति,
नंबर 3 पे लोक उपराष्ट्रपति के ही इक्विवेलेंट होता है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो एक बार प्रोटोकॉल लिस्ट जो है अपने उस पर डाउनलोड कर लो, क्या बोलते हैं, नेट पे, और ना कर पाओ तो मैं कर लूंगा, मैं करके आपको भेज दूंगा, आप उसको बहुत मन से पढ़िए, ठीक है। योगेश कुमार जी समझ में आ रहा है? मनु प्रताप सिंह चौहान जी क्लियर हो रहा है बेटा? समझ में आ रहा? बोलो, हम सुन सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो हम सुन सकते हैं। विपिन सिंह, आप कैमरा ऑन करके बैठा करो बेटा, सभी लोग कैमरा ऑन कर लिया करिए। विकास, सविता, जो भी बच्चे हैं वो कृपया करके कैमरा ऑन कर लिया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लीज। तो इन प्रोटोकॉल्स का बहुत ध्यान रखें। तो जो बारबक होता था वो दरबार के प्रोटोकॉल को बनाता था, दरबार के प्रोटोकॉल का ध्यान रखता था कि कौन कहाँ बैठेगा, किसका पद बड़ा है, किसका पद छोटा है, उसके हिसाब से बैठाया जाता था, ठीक है। बारबक के बाद है अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब, हाजिब, अमीर ए हाजिब। तो जो अमीर ए हाजिब होता था, इसका काम क्या होता था उसको समझने की कोशिश करिएगा। अमीर ए हाजिब दरबार में आने वालों की जांच करना, दरबार में आने वालों की जांच, दरबार में आने वालों की दरबार में आने वालों की जांच करना, जांच। तो सर दरबार में आने वालों की जांच कौन करता है? जैसे कल मान लीजिए राष्ट्रपति जी के यहाँ पर कार्यक्रम था शपथ ग्रहण, तो वहाँ जो लोग गए होंगे उनकी जांच हुई होगी, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री भी मौजूद है, राष्ट्रपति भी मौजूद है, उपराष्ट्रपति भी मौजूद है, देश के सारे बड़े अधिकारी मौजूद हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं वो जांच करते हैं। तो सिक्योरिटी ऑफिसर जो जांच करेंगे वो, तो अमीर ए हाजिब कौन था? सिक्योरिटी ऑफिसर था। अमीर ए हाजिब इज अ सिक्योरिटी ऑफिसर। ये दरबार में आने वालों लोगों की जांच करता था ताकि कोई भी व्यक्ति राजा को, राजा के परिवार को, राजा के बच्चों को और राजा के अमीर उलेमा वर्ग को नुकसान ना पहुंचाए। तो उसके लिए प्रबंध किया गया था अमीर ए हाजिब। अब है एक बहुत अच्छा पद है अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर, आखूर, अमीर ए आखूर। तो जो ये पद है ये था अस्तबल का प्रधान, अस्तबल का प्रधान, अस्तबल का प्रधान। मतलब क्या हुआ अस्तबल का प्रधान? अस्तबल का मतलब है जहां घोड़े रहते थे। ध्यान रखिएगा, जो घोड़े होते थे, घोड़े, उनको हर राजा रखता था। और अकबर ने तो बाद में इसमें मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। तो जो मनसबदारी प्रथा शुरू की थी उसमें बाकायदे ये डिसाइड करते थे कि कौन सा अफसर कितने घोड़े रखेगा। तो ये जो है अमीर आखूर होता था अस्तबल का प्रधान। तो अस्तबल में बहुत सारे घोड़े रखे जाते थे और सल्तनत काल में जो घोड़े होते थे वो 3 कैटेगरी के होते थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फर्स्ट कैटेगरी के जो घोड़े होते थे ये राजा की सेना में होते थे, राजा की सेना के अंदर होते थे, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के घोड़े होते थे, ध्यान रखिएगा। सेकंड कैटेगरी के जो घोड़े होते थे ये बड़े बड़े अधिकारियों के पास होते थे, उनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते थे उनके पास होते थे। तीसरी कैटेगरी के जो घोड़े होते थे, घोड़ों को दागा जाता था बाकायदे, यानी उनके घोड़ों के पुट्ठों पर अलग अलग तरह के इंप्रेशंस गर्म करके लगा दिए जाते थे, जिससे ये पहचान में आता था कि कौन सा घोड़ा किस क्वालिटी का है, ध्यान रखिएगा। तो जो तीसरी क्वालिटी के घोड़े होते थे उनका क्या काम होता था, उनसे जैसे आप तांगा चलाना, इक्का चलाना, उस समय पुराने समय में गाड़ियां नहीं थी तो जो लोग इधर से उधर ढोते थे, घोड़ों से सामान को ढोना, ये सारा काम जो है तीसरी कैटेगरी के घोड़े किया करते थे। और एंशिएंट पीरियड में जो घोड़ों का व्यापार था वो बड़े मात्रा में हुआ करता था, यानी बड़ी मात्रा में और भारी मात्रा में घोड़ों का जो है व्यापार हुआ करता था। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लीज, ठीक है। बड़ी मात्रा में व्यापार होता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आगे, तो ये अस्तबल का प्रधान था। और सुनिए, जब रजिया सुल्तान राजा बनती है तो वो जो है उसका एक मतलब बहुत ज़्यादा चाहने वाला या जानने वाला या आप बॉयफ्रेंड कह सकते हैं वो होता है, तो उसको वो अमीर आखूर ही बनाती है, यानी अस्तबल का ही प्रधान बनाती है, उसको ये पद देती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो जब एक राजा कई कई रानियां रख सकता है तो वो राजा बनी तो उसने अपना कम से कम एक दो लोगों को रख लिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अमीर आखुर के बाद सहना ए पील। सहना ए पील, ये पद है सहना, सहना डैश ए डैश पील, सहना ए पील। तो जो सहना ए पील पद है ये होता था हाथियों का प्रधान, ठीक है, हाथियों का प्रधान, हाथियों की सेना का प्रधान, ठीक है, ये होता था हाथियों की सेना का प्रधान होता था ये। तो हाथी भी रखे जाते थे, आपको पता है हाथी क्यों रखे जाते थे? हाथी दो काम के लिए रखे जाते थे। एंशिएंट पीरियड में तो हाथियों से लड़ाई होती थी और धीरे धीरे करके हाथी कम होने लगे, घोड़े बढ़ने लगे, ठीक है। क्या कब से बढ़ने लगे? सुनिए, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने झेलम के तट पर बुलाया। वहां पर क्या हुआ कि हाथी फंस गए, दलदल में नहीं दौड़ पाए और घोड़ों ने बड़ा अच्छा काम किया। तब इंडियंस ने यह सीखा कि नहीं, हाथियों से ज्यादा अच्छा घोड़ा काम करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तब से जो है हाथियों का प्रयोग कम होने लगा और घोड़ों का ज्यादा होने लगा। लेकिन फिर भी सजावट के लिए, देखने में अच्छे लगने के लिए हाथियों को हटाया नहीं गया और राजा कुछ हाथियों को रखा करते थे, ठीक है। हाथी जो है दरबार की शोभा बढ़ाते थे, सेना की शोभा बढ़ाया करते थे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर ए जहांदार, ठीक है। सर ए जहांदार बड़ा पद है और बहुत इंपॉर्टेंट पद है। सर ए जहांदार, जहांदार ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, राजा का सबसे खास पद है। यानी राजा जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था उसको ये पद दिया जाता था, सरे जहांदार। तो सरे जहांदार क्यों दिया जाता था? ये सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षकों का प्रधान होता था। सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक का अधिकारी। देखिए क्या है ये, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। सर ए जहांदार जो पद है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राजा किसको, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा एक राजा है किम जोन, सुना है ना किम जोन के बारे में? किम जोन जो है कहाँ का है? वो नॉर्थ कोरिया का है। तो किम जोन जो है उसकी सिक्योरिटी में पहले उसकी बहन थी, ठीक है, उसकी बहन थी। फिर एक बार उसकी सिक्योरिटी में एक कुत्ता घुस गया। तो जब कुत्ता घुस गया तो उसको ये शक हुआ कि अपनी बहन के ऊपर शक हुआ कि लगता बहन हमको मरवाना चाहती थी। तो उसने अपनी बहन को अपनी सिक्योरिटी से हटा दिया। सिक्योरिटी इंचार्ज थी उसकी बहन, ठीक है, उसको हटा दिया और हटाने के बाद अपना दूसरा सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया। यानी वो इतना ज्यादा जो है पागल है, किसके लिए? अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, कहीं हमको कोई मार न दे। तो जो राजा होता था उसको सबसे ज्यादा खतरा भी होता था। जैसे आज सबसे ज्यादा देश में किसको खतरा है? मोदी को है ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ करता धरता है। तो उनको डर है ना कि कोई भी व्यक्ति, बाहर की कोई शक्ति या देश के अंदर जो उनको नहीं पसंद करने वाले लोग हैं, नापसंद करने वाले, कोई भी उनको मार सकता है, उनके ऊपर अटैक कर सकता है। इसीलिए उनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है, ताकि उनकी सुरक्षा घेरे में कोई सेंध ना हो और उनको जो है क्या रखा जाए, पूरी तरीके से जिंदा रखा जाए और वो देश के बारे में अच्छा कर सकें। देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो सरे जहांदार होता था वो सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षकों का अधिकारी होता था। यानी सुल्तान के जो व्यक्तिगत अंगरक्षक होंगे, इस बात को समझना, जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी होगी उसमें कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो वो जो सबसे खास व्यक्ति है वो तो ये अधिकारी हो गया। और फिर वो उन खास लोगों को चुनता था जो किसके सिक्योरिटी में रहते थे? प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में रहते थे। आपको मालूम है देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी का नाम क्या है? देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है एसपीजी। ना पता हो तो हम आपको बता रहे हैं कौन सी है? एसपीजी। एसपीजी ये देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। ये किसको मिलती है? ये प्रधानमंत्री को मिलती है, ठीक है। इसके पहले, अभी थोड़े दिन पहले तक ये जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं उनको भी मिलती थी, लेकिन अब उनकी हटा ली गई है, अब सिर्फ प्रधानमंत्री को मिल रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है।
सॉरी एसपीजी सिक्योरिटी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जल थल वायु तीनों जगहों पर व्यक्ति की रक्षा करती है, हवा में भी व्यक्ति की रक्षा करती है, ध्यान रखिएगा एसपीजी। नेक्स्ट है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है जहांदार हो गया। अमीर ए मजलिस, एक और अधिकारी है अमीर ए मजलिस, अमीर ए मजलिस, अमीर ए मजलिस। तो जो अमीर ए मजलिस होता था ये कौन होता था, इसको भी समझ लीजिए। अमीर ए मजलिस जो था वो सभाओं, उत्सवों, दावतों का प्रबंध करता होता था। क्या होता था? सभाएं जो होती थी, सभाएं, दावतें, दावत तो जानते होंगे ना, पार्टीज, सभाएं होती थी, दावत होती थी, और उत्सव होते थे, उत्सव, फेस्टिवल, उत्सव, इनका जो है प्रबंध करता था। सभाओं का, दावतों का, उत्सवों का, दावतों लिख लो, एक दावत का नहीं करता, बहुत सारे दावत। यानी राजा भी तो दावत आवत खाएगा, तो अगर राजा कोई दावत कर रहा है या कोई सभा कर रहा है या कोई उत्सव मनाया जा रहा है तो उनका प्रबंध करता था। आपको मालूम है अलाउद्दीन खिलजी ने इतने ज़्यादा टैक्स लेता था कि उसने बहुत सारे एक्स्ट्रा टैक्स लगा रखे थे। यानी अगर आप कोई उत्सव मना रहे हो तो उसका अलग से टैक्स हो गया। हमारे हिसाब से होना भी चाहिए। जैसे आप देखिए, पर्सनली देखिएगा, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा और इसको गंभीरता से आप समझिएगा। एक आदमी की फूडिंग रिक्वायरमेंट कितनी है? एक आदमी की फूडिंग रिक्वायरमेंट है दाल, चावल, एक या दो तरह की सब्जी, रोटी और थोड़ा सा मान लो मीठा। बहुत मतलब वीवीआईपी खाने की मैं बात कर रहा हूं कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चटनी, अचार, थोड़ा सा मीठा अगर खाने को मिल जाता है तो उसकी फुलफिल रिक्वायरमेंट है। तो जब इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल है तो शादी में फिर 8-8 तरह की सब्जियां क्यों बन रही हैं? 2-2, 3-3 तरह की दालें बन रही हैं, 4-4, 5-5 तरह की रोटियां बन रही हैं, 2-2, 3-3 तरह का पुलाव बन रहा है। तो सर इसका मतलब ये है कि हम उसको वेस्टेज कर रहे हैं, हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति इतनी तरह की चीजें बनवा रहा है, इतना सब कुछ बनवा रहा है, इसका मतलब वो बहुत पैसे वाला है। तो जब बहुत पैसे वाला है, 10 तरह की सब्जी बनवा सकता है, तो क्यों ना वो गवर्नमेंट को भी टैक्स दे? क्यों ना गवर्नमेंट को हर 2 सब्जी के बाद अगली सब्जी पर टैक्स दे, ताकि उस पैसे से गरीब आदमी का भी पेट भरा जा सके। ठीक है, तो इस तरह का सारा प्रबंध कौन करता था? अमीर ए मजलिस किया करता था, जो उत्सव और जो है दावतें और इन सब का प्रबंध करता था। आगे कंटिन्यू करेंगे प्लीज। नेक्स्ट एक और अधिकारी है सिकदार। एक अधिकारी है सिकदार। सिकदार बोलते थे जिले के अध्यक्ष को। सिकदार बोलते थे जिलाध्यक्ष। जो जिलाध्यक्ष होता था वो सिकदार कहलाता था। अब ध्यान रखो, जिलाध्यक्ष कौन होता है? कानपुर में जिलाध्यक्ष कौन है? अब आदमी यहां गलती कर जाएगा। क्या गलती कर जाएगा? वो जिलाध्यक्ष जिलाधिकारी को समझ लेगा, डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। नहीं, जिलाध्यक्ष डीएम नहीं है, जिलाध्यक्ष मेयर है। क्योंकि डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, वो एक ऑफिसर है, वो नौकरशाही में आता है। और मेयर क्या है? वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, जनता द्वारा चुना गया है। तो वो किस में आता है? वो सामंत वर्ग में आता है। तो जिलाध्यक्ष कौन होगा? पूरे जिले का मालिक कौन होगा? मेयर। इसीलिए जिले का पहला नागरिक कौन होता है? पहला जिले का फर्स्ट नागरिक मेयर होता है। बेटा इस चीज को ध्यान रखिएगा, डीएम मत कहिएगा। और पहली फीमेल कौन होती है? वो उसकी मेयर की वाइफ होती है। ठीक, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, अगला पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज, एक और पद है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिकदार होता था जिला का अध्यक्ष। नेक्स्ट है ख्वाजा। ठीक है, ठीक, ख्वाजा शब्द जो है, ये ख्वाजा एक अधिकारी होता था। ख्वाजा। तो ये ख्वाजा जो पद है, ये कौन सा पद है? ये ध्यान रखिए। तो ख्वाजा वित्तीय मामलों में वली का सहायक होता था। वित्तीय मामलों का सहायक। ठीक है, वित्तीय मामलों का सहायक का मतलब, हमारे यहां पर इस समय फिनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण के जो असिस्टेंट थे, जो उनके सहायक थे, उनको कल कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया। ठाकुर साहब को पता होगा, वो खेल मंत्री बनाए गए हैं।
ठीक है, तो वो किसके सहायक थे? वित्त मंत्री जी के सहायक हुआ करते थे। तो ख्वाजा वित्तीय मामलों का सहायक हुआ करता था। आप कह सकते हैं कि अनुराग ठाकुर जी पहले ख्वाजा के पद पर थे, अब वो ख्वाजा नहीं है, अब वो क्या हो गए? वो खुद जो है वली हो गए हैं। ठीक है, पहले वो ख्वाजा थे, अब वो खुद वली हो गए हैं। ठीक है, तो ये बड़े बड़े पद हैं बेटा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक गारंटी भी दे दूं कि अगर आप पुराने पेपर उठा लोगे, ठीक है। अच्छा, मैं आप बच्चों को एक बात और बोल रहा हूं, कल से एनडीए सीडीएस के इस ग्रुप में, जैसे आज मैंने एक पोस्ट डाली थी सुबह सुबह कि कल कौन कौन से मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, तो कल से जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी जो शिक्षा के क्षेत्र की होंगी, वो जो पदों पे होंगी, कहाँ कहाँ कौन कौन से पद पोस्ट निकल रही हैं, वो कौन कौन से एग्ज़ाम कब हैं वो, और प्लस जो आपके मतलब की चीज़ें होंगी, मतलब मान लीजिए हमको कुछ जीएस में ऐसा लगता है आपके मतलब का है, तो मैं जीएस का बहुत सारा पार्ट, जनरल साइंस का बहुत सारा पार्ट और मैथ्स का, अर्थमेटिक्स का बहुत सारे पेपर्स वगैरह आपको कल से भेजना शुरू करूँगा। आप लोग उनको करिए और करने के बाद कुछ भी हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे पूछिए। मैं ध्यान रखिए, हम आप के यहाँ पर अपना शेड्यूल बता देता हूँ मेरा। मैं वेडनेसडे को, बुधवार को जो है अर्थमेटिक्स की क्लास लूँगा, यानी कि सीडीएस की क्लास, सीडीएस मैथ्स की वेडनेसडे को, और इसके बाद थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इन 3 दिन जीएस की क्लास लूँगा। जीएस की क्लास कॉमन होगी, जो एनडीए सीडीएस दोनों में पूछा जाता है वो, यानी जीएस एनडीए सीडीएस दोनों में आती है। जो एडवांस मैथ है वो आपके एनडीए में भी आती है और सीडीएस में भी आती है, लेकिन जो क्या बोलते हैं एडवांस मैथ है वो एडवांस मैथ एनडीए सीडीएस दोनों में आती है, लेकिन अर्थमेटिक्स सीडीएस में आती है, एनडीए में बहुत कम आती है। तो इसीलिए उसके लिए एक दिन रखा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुधवार को हुआ करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होगी। हमें उम्मीद है आज आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और अगला क्लास भी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम आपको इसके वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस निकाल के बताएंगे जहां जहां से अभी तक पिछले 15 से 20 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं, वो मैं कल से आपको बताऊंगा। तो एक पेन और कॉपी लेके बैठना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो उनको नोट भी कर लेना। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बोल के पूछो, हम सुन सकते हैं आपको, बोल के पूछिए, हम सुन सकते हैं। किसी एक बच्चे ने कुछ लिख के पूछा है तो बोल के पूछिए, हम सुन सकते हैं आपको। प्लीज एक बार बोलिए तो हम देखें आवाज आ रही कि नहीं। आदित्य कुमार जी, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल के बताइए हाँ या ना में। पवन द्विवेदी जी, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल के बताइए हाँ या ना में। ठीक है, चौहान जी, चौहान साहब कोई दिक्कत हो तो ठीक है। चलिए, कुछ भी पूछ रहा हूं तो आप पूछ सकते हैं, कम्युनिकेट किया करिए आप लोग। ठीक है, आकाश सविता जी, योगेश कुमार जी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। ठीक है, आप ग्रुप में ऐड, तो आप मेरे को हेलो भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। मेरे नंबर पे अपना नाम लिख के और हेलो भेज दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, यही नंबर है बेटा जिस पे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, 9335615537। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास, विश यू हैप्पी गुड डे।